नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार के पटना में यूं तो कई कोचिंग संस्थान चलते हैं जो लोगों को आईएएस बीपीएस कराने का दावा करते हैं, और कई संस्थान ऐसे हैं जिनका बहुत ज़्यादा नाम भी है। लेकिन कई संस्थान ऐसे भी हैं जो साइलेंट रहकर, खामोश रहकर अपना काम करते हैं। उन्हीं में एक है कंचन कैरियर एकेडमी, और इस एकेडमी में एक मेंटर हैं, गुरु हैं उमेश दास जी, जो बेहद ही खास हैं। छात्रों के लिए चौबीसों घंटा मौजूद रहते हैं। खास करके दलित पिछड़े छात्रों को हर संभव मदद करते हैं। आइए हम बात करते हैं उनसे। हमारे साथ हैं सर। आरडी न्यूज़ में आपका बहुत स्वागत है। जी, थैंक यू। ये बताएं सर कि आप जो है बच्चों को किस तरह, आपके बारे में मैं इतना सुना हूँ कि आप खास के ऐसे गुरु हैं जो बच्चों को बहुत ही मोटिवेट करते हैं, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं। तो आपका जो कंचन कैरियर एकेडमी है, जहाँ आप बच्चों को पढ़ाते हैं, क्या कुछ मतलब किस तरह से इसकी शुरुआत? जी, आज के दौर में जिस तरह से शिक्षा का व्यवसायीकरण हो रहा है, ऐसे में दूर दराज ग्रामीण क्षेत्र के स्लम इलाकों में रहने वाले बच्चों को अगर अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की बात किया जाए तो दो तरह का हम बिल्कुल क्लासिफिकेशन देखते हैं कि एक प्राइवेट और पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे जो होते हैं, उनके लिए जो सफलता का मुकाम होता है वो थोड़ा आसान होता है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों को काफ़ी समय लगता है। तो इस कारण से चूँकि मुझे कभी इस प्रकार का मार्गदर्शन नहीं मिला, मैं सुदूरवर्ती गांव में पैदा हुआ था जहां पर कि कोई साधन नहीं था, ना कोई मार्गदर्शन था, ना कोई इंस्पायरेशन था, ना कोई बताने वाला था। हमने ऐसे ही इन्फ्लुएंस आकर देखते देखते धीरे धीरे आगे बढ़ा, और मुझे भी इच्छा था कि मैं कोचिंग में पढ़ूँ, डॉक्टर बनूँ। उसके बाद वो नहीं हो पाया तो फिर धीरे धीरे आर्ट्स लेके पढ़ाई शुरू किया, और मेरा कोचिंग में पढ़ने का सपना अधूरा रह गया, जिस कारण से मैंने खुद ही एक मैकेनिज़्म डेवलप किया, और तमाम सारे ऐसे लोग जो कि शिक्षा से वंचित हैं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित हैं, तो उन लोगों को मैंने पढ़ाना शुरू किया। यह बात तब शुरुआत हुई थी जब मैं दूसरा क्लास में था और पहले क्लास के बच्चों को पढ़ाता था, और वही सफ़र लगातार जारी रहा। और जब मैंने ये महसूस किया कि मैं अपर क्लास के बच्चों को पढ़ा सकता हूँ, सिविल सर्विसेज की तैयारी के वाले बच्चों को पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि मैंने खुद भी काफ़ी संघर्ष के साथ उस मुकाम को हासिल किया, सिविल सर्विसेज परीक्षा को क्वालिफाई किया, तो बिल्कुल एक निःशुल्क व्यवस्था के तहत मैंने एक कोचिंग की स्थापना किया, और पिछले 10-12 वर्षों से ये लगातार चल रहा है। और आज के डेट में मुझे फ़ख्र है कि यहाँ से 350 ऑफिसर बनकर विभिन्न विभागों में कार्य कर रहे हैं। 350 बहुत बड़ी संख्या है सर, और ये बहुत बड़ी कामयाबी भी है। ये बताएं सर कि जिस तरह आपने कहा कि मेरा खुद का जो है कोचिंग में पढ़ने का सपना अधूरा रह गया था, और उस सपने को हम जीने के लिए बच्चों को के लिए कोचिंग में पढ़ाते हैं। तो ये बताएं कि क्या पैसे की वजह से जो है कोचिंग में पढ़ने का सपना अधूरा रह गया था? कई चीज़ें होती है, पैसा तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही हमारे आसपास का इन्वायरमेंट भी काफ़ी मायने रखता है कि हम किस वातावरण में रह रहे हैं। अगर एक शहर के बच्चे हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, घर का माहौल भी उसका उस तरह का है जहाँ शिक्षित लोग आते हैं, मिलना जुलना होता है। अगर वो मामा घर गए या फुआ घर गए, वहाँ भी उसको पढ़ने वाले ही बच्चे मिलते हैं, हाई क्लास अंग्रेजी बोलने वाले बच्चे मिलते हैं, तो उनको हर जगह वो इन्वायरमेंट मिलता है। जबकि गांव में स्लम में रहने वाले बच्चों को उस प्रकार का इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता है। वो कहीं भी जाएंगे, अगर स्कूल से पढ़कर भी आएंगे तो कैसे लोगों के साथ खेलेंगे, गली में बच्चों के साथ खेलेंगे जिनको शिक्षा के प्रति कोई जागरूकता नहीं है, ना उनके माता पिता उनके बारे में सोच रहे हैं, ना समाज का ध्यान है उधर। सरकार के पास चूँकि ऐसे ही बढ़ती आबादी है और उनको उचित और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि जो प्रबुद्ध वर्ग हैं, जो युवा हैं, जो पढ़ लिख कर आगे आए हैं और अपना रोजी रोटी का इंतज़ाम कर लिए हैं,
तो ऐसे लोगों के लिए जो स्लम में रहने वाले बच्चे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, उनके अंदर प्रतिभा है लेकिन उन्हें मार्गदर्शन नहीं है, उन्हें कोई निखारने वाला नहीं है, तो आगे आना चाहिए और अपना जो भी हुनर और टैलेंट है उसके माध्यम से बच्चों को बहुत ही ईजी ढंग से, आसानी से कैसे हम समझा सकें, ये चीज़ कर सकते हैं। क्योंकि मेरा ये मानना है कि भाई अब धन संपत्ति को अगर आप बांटेंगे तो वो घट सकता है, वो कम हो सकता है, लेकिन ज्ञान एक ऐसा चीज़ है जिसको जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। और मेरे जीवन का यही एक फार्मूला था कि मेरे पास कोई संपत्ति नहीं थी, कोई ज़मीन जायदाद नहीं था, ना कोई बिजनेस था, सिर्फ ज्ञान था और ज्ञान को मैं बांटते चला गया और सफ़र में चलता गया। लाखों लोग लाभान्वित होते चले गए, लाखों विद्यार्थियों को मैंने पढ़ाया और उस दौरान हमें जो सीखने को मिला, जो हम उसके लिए लोगों को बताने के लिए जो हमने सीखा, तो वो हमारे लिए भी लाभदायक हुआ और हमने भी अच्छा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकाल कर ये सफ़र कई वर्षों तक जारी रहा, बहुत नीचे पायदान से आया और अंत में सिविल सर्विसेज क्रैक करके आज ऑफिसर बना हूँ। तो आज भी हमारा यह ध्यान रहता है, यह हमारा हमेशा रहता है कि भाई ये एक ही बार ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, एक ही बार जीवन मिला है और इस जीवन को ऐसे इस प्रकार से जिए कि सदियों तक लोग याद रखें। आपने कहा कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, धन भले ही घटता है। आपने ये भी कहा कि अगर हम कुछ बने हैं, उस मुकाम तक पहुँचे हैं, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम जो स्लम एरिया में हैं, ग्रामीण एरिया में के बच्चे हैं, उनको मोटिवेट करें, आगे बढ़ाएं। तो आपके साथ आपकी सोच रखने वाले कितने अधिकारी ऐसे जुड़े हुए हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं? जी, सारे लोग तो नहीं कर सकते हैं और सारे लोगों से एक्सपेक्टेशन भी नहीं रहता है, परंतु अगर आप अच्छा कार्य करने के लिए निकल पड़े हैं घर से, तो निश्चित तौर पर आप चले थे जनाबे अकेले, कारवां मिलता गया मंजिल की ओर। तो ये एक बात होती है कि अगर आप अकेले भी चल रहे हैं तो साथ देने वाले काफ़ी सारे लोग होंगे। जब मैंने इस प्रकार का स्थापना किया था कि जो बच्चे हैं जिनके पास कोचिंग में पढ़ने के लिए पैसे नहीं है, संसाधन नहीं है और उनको पढ़ाना है, और जब मैंने यह विचार रखा था तो मेरे कई मित्र साथ आए थे और साथ आने से उन मित्रों को भी फ़ायदा हुआ कि उनको और बेहतर मुकाम मिला। क्योंकि पढ़ाने के दौरान जो एक्सपीरियंस हासिल हुआ, आज इस संस्थान को निःशुल्क सेवा देने वाले उन शिक्षकों को भी मैं नमन करता हूँ जिन्होंने निःशुल्क में शिक्षा सेवा दिया, इस संस्थान ने बच्चों को पढ़ाया और ख़ुद भी ऑफिसर बन गए। बहुत सारे लोग डीएसपी बन गए, आईपीएस भी बने हैं, फिर जो है बिहार सरकार के जो विभिन्न वर्ग के पदाधिकारी होते हैं वो बने। तो जो यहाँ पढ़ने वाले थे वो तो बने ही बने, पढ़ाने वाले भी अच्छा उनको सफलता मिला है। तो दोस्तों के सहयोग से हमने यह शुरू किया था और अच्छा सहयोग मिला और आज भी लोगों का, चूँकि जो दोस्त एक समय में हमारे साथ थे और उनकी अच्छी जगह पर नौकरी हो गई या चले गए तो उनका बिल्कुल सर, आपने ये भी कहा सर कि 350 स्टूडेंट्स जो हैं अधिकारी बन गए, कहीं ना कहीं अच्छी जगहों पे से बिहार सरकार या केंद्र सरकार में वो जगह पा ली, मुकाम हासिल कर लिया। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि जो बच्चे नए हैं वो कैसे आप तक पहुंचते हैं? उनके लिए यहाँ आपके कंचन कैरियर एकेडमी में पढ़ने के लिए क्या करना होता है, कैसे एडमिशन होता है, उस प्रक्रिया के बारे में बताएं। देखिए, बहुत ज़्यादा तो हम प्रचार का कोई तंत्र नहीं बनाए हैं और चूँकि उतना बहुत अधिक समय नहीं रहता है हमारे पास, 2 से 4 घंटे अपनी ड्यूटी का निर्वहन के बाद समय रहता है, तो उसका और लोग जुड़े होंगे आपसे जो संभालते होंगे चीज़ों को? जी बिल्कुल, जो है एक टीम काम करती है और जो पढ़ाने वाले टीचर होते हैं इन्हीं यहाँ से जो पढ़कर निकले हैं पदाधिकारी वर्ग, तो वो लोग अपनी सेवा देते हैं, जो पटना में हो या फिर पटना से बाहर भी हो, पटना आते हों सप्ताह में या महीना में, तो उनके द्वारा कुछ ऐसे भी टीचर हैं जो यहाँ से पढ़े हैं लेकिन उनको अभी सफलता शेष हैं, तो वो पढ़ा रहे हैं। तो इस तरह से ये काम चलता रहता है। मैं जब भी आता हूँ तो यहाँ पर लोगों को मार्गदर्शन करता हूँ। इसके अतिरिक्त यूट्यूब के माध्यम से बच्चों को गाइडेंस दिया जाता है। तमाम सारे व्हाट्सएप ग्रुप हैं, टेलीग्राम ग्रुप हैं, तो इनके माध्यम से जो भी मटेरियल्स हैं ज़रूरी वो बच्चों के बीच प्रेषित किया जाता है। और चूँकि हमारे पास तो अभी उतने संसाधन है नहीं कि हम बिहार के प्रत्येक ज़िलों में जाकर अपना स्थापना करें, तो अभी तक हम सिर्फ उन्हीं बच्चों को पढ़ा पाते हैं जो पटना में रहने में सक्षम हो। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है संस्थान की कि पटना में जो रहने लायक या पटना के जो बच्चे हैं, पटना में ही जो बच्चे हैं वो आपसे कांटेक्ट कैसे करें?
इसके लिए कुछ बताइए कि जो ये वीडियो देखें तो उसके ज़रिए आप तक पहुंच सकें वो। नहीं, जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ से 350 ऑफिसर मार्गदर्शन लेकर बने हैं। इसके अतिरिक्त जो सब इंस्पेक्टर दरोगा वगैरह का होता है या सचिवालय वगैरह का वैकेंसी होता है, उनमें भी बहुत सारे अभी हालिया में जो टीचर हैं, तो यहाँ के कम से कम 500-600 बच्चे टीचर बने हैं बिहार में। तो यही लोग देखते हैं कि जो नीडी है, जिनके पास संसाधन नहीं है, पैसे की कमी है, तो वो लोग रेफ़र करते हैं। ये चूँकि बहुत संसाधन कम है, जगह कम है, 60-70 लोगों का व्यवस्था है, बहुत अधिक लोगों को हम कर नहीं सकते हैं और उतना टाइम भी नहीं है हमारे पास। तो अभी जो भी समय बचता है, एक हॉबी के रूप में, अभिरुचि के रूप में इसे लेते हैं और बच्चों को मार्गदर्शन देते हैं। और जैसे दिल्ली वगैरह में जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था के तहत पढ़ाया जाता है, जैसे पढ़ाना है, फिर उसको टेस्ट मैकेनिज़्म होता है, उनको कैसे याद रखना है, इन सब चीज़ों पर हम फोकस करते हैं। हम उनके बारे में भी बताना चाहेंगे जी। शिक्षा के मैकेनिज़्म पर कि कैसे हम लोग पढ़ाते हैं। जी। तो सबसे पहले तो बच्चों को आत्मनिर्भर बनाते हैं। ये नहीं कि गुरुजी ने पढ़ाया और आप सीखिए, हम कहते हैं खुद से सीखिए। इसके लिए हम फार्मूला बनाते हैं, 7 फार्मूला बनाए हुए हैं कि सबसे पहले तो रीड करो। चूँकि मैंने भी देखा था कि किताब जब भी हमारे पास आता था बचपन से, तो हमारी आदत थी कि हम सारे किताब को पढ़ते थे, एक बार ज़रूर पढ़ते थे, गो थ्रू हो जाते थे। और इवन कि गणित के भी किताब को शुरुआत में उसको बना तो नहीं सकते थे, उसको भी पढ़ जाते थे। फ़ायदा ये होता था कि जब कहीं क्लास में पढ़ाया जा रहा है पाइथागोरस प्रमेय, तो जैसे ही पाइथागोरस प्रमेय, तो अन्य लोगों के लिए, अन्य विद्यार्थियों के लिए, हमारे बैचमेट के लिए भले वो शब्द नया हो, लेकिन हम चूँकि पहले किताब में पढ़ चुके होते थे, तो हमारा अटेंशन कुछ बढ़िया होता था क्लास में और हम अच्छा सीखते थे। तो सबसे पहले तो रीड करना चाहिए, बच्चों को पढ़ना चाहिए एक बार किताब। उसके बाद राइट है ना, मतलब लिखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद थिंक, जो सोचना चाहिए, यानी जितना पढ़ो उससे ज़्यादा लिखो, उससे ज़्यादा सोचो। और ये 3 काम जब कर लिए तो अपने मित्रों के साथ डिस्कशन करना चाहिए, अपने जूनियर के साथ डिस्कशन। अगर हमने कुछ अच्छा चीज़ सीखा है तो अपने जूनियर को सिखाएं, अगर कुछ उसमें शंका है तो अपने सीनियर से सीखें, अपने बैचमेट के साथ डिस्कशन करें, ठीक है। कुछ चीज़ें होती हैं कि जैसे याद नहीं रहता है, कंसेप्ट तो चलिए बन गया, इन सब चीज़ों से कंसेप्ट पर फोकस होना चाहिए, कंसेप्ट बन गया, लेकिन बहुत बार क्या होता है कि हमें कुछ चीज़ें याद नहीं रहती है, तो उसको याद करने के लिए हम लोग ट्रिक बनाते हैं, उस ट्रिक के ज़रिए उसको याद करते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर अंत में आता है प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस बहुत बड़ी चीज़ है। लोगों को हम बताते हैं कि आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी करने जा रहे हैं, तो आप सबसे पहले उसका सिलेबस देखिए। सिलेबस आपका एक तरह से रास्ता है उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए, लेकिन रास्ता है कि दिन भर उजाला रहेगा, कभी कभी रात में अंधेरा भी हो सकता है। तो उस अंधेरा को दूर करने के लिए आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को रखिए, जो पिछले साल पूछे गए हैं, वो आपको उस अंधेरे में टॉर्च का काम करेगा, ठीक है। और उस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को आप बना के देखिए कि हम जिस एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं उसमें कितना पर सिलेक्शन हो रहा है और हम कितने पानी में हैं। तो इससे आपको पता चलता रहेगा, आपका लेवल पता चलता रहेगा, और आपको खुद ही एक एग्जामिन करने का, खुद का असेसमेंट करने का मौका मिलता रहेगा कि एग्ज़ाम को पहुंच से हम कितनी दूर हैं। तो PYQs को प्रैक्टिस करना चाहिए। जैसे कहा भी गया है कि करत करत अभ्यास जड़मती होत सुजान, रसरी यावत जात सिल पे पड़त निशान। उस भरद्वाज की कहानी को हमारे साहित्य में जगह मिला है, जिसको कि गुरुजी ने कह दिया था कि जाओ बेटा, तुम्हारे किस्मत में विद्या नहीं है, घर जाओ खेतीबाड़ी करना। लेकिन जब कुआं पर पहुंचता है तो देखता है कि मुलायम रस्सी से जब लोहा पर निशान पड़ सकता है, तो क्या मैं बार बार प्रयास करूँगा, बार बार अभ्यास करूँगा, तो मेरा इस मोटे दिमाग में बुद्धि नहीं आ सकती है। तो ये है, तो प्रैक्टिस उसको हमेशा करते रहना चाहिए। और एक चीज़ जो छूट गया था, रिवीजन ज़रूरी है। रिवीजन, डेली रिवीजन हो, क्योंकि हमारा जो माइंड ही ऐसा है कि किसी भी चीज़ को हम पढ़ते हैं, जो ब्रेन है, तो हमारा ब्रेन 2 भाग है। अगर मस्तिष्क सेरिबेरम जो होता है वो मुख्य रूप से हमारा चेतना का केंद्र होता है। तो हम किसी भी चीज़ को जब पढ़ते हैं तो 85% 24 घंटा में ही भूल जाते हैं, और 1 महीना में हम 92% भूल जाते हैं। और अगर जो है 1 साल की बात किया जाए, साल भर में हमें उसका मात्र 2% याद रहता है, 98% भूल जाते हैं। तो इसको रिवीजन के ज़रिए हम इसको स्टेबल कर सकते हैं, क्योंकि जस्ट जो है हमारे दिमाग का जो संरचना होता है वैसे ही होता है जैसे कि कंप्यूटर में रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। तो वहाँ तो एक बटन है, क्लिक किए वो सेव हो गया, लेकिन कुदरत ने हमारे दिमाग में ऐसा कोई सेव बटन नहीं दिया। ये सेव करने के लिए हमें बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, और ये रिवीजन होना चाहिए, एक दैनिक रिवीजन होना चाहिए। अगर सुबह में कोई क्लास पाठ पढ़े हैं तो शाम में रिवीजन होना चाहिए, अगर शाम में कोई पढ़े हैं तो सुबह रिवीजन होना चाहिए, और एक वीकली होना चाहिए।
और एक मंथली होना चाहिए। एक ही पढ़ी गई पाठ को अगर हम 3 बार रिवीजन करते हैं तो पूरी तरह से स्टेबल हो जाता है। हमारे मस्तिष्क का ऐसी है कि हर चीज़ों को हम याद नहीं रख सकते हैं, वॉलेटाइल नेचर का होता है। अगर 24 घंटे में या 365 दिन में जो भी एक्टिविटीज़ होते हैं उसको सारा अगर हम याद रख लें तो ये फिर दिमाग पागल हो जाएगा। इसलिए भूलना ज़रूरी है, लेकिन हमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को पढ़ी गई पाठ को याद रखना है तो रिवीजन ज़रूरी है। डेली करें, साप्ताहिक करें, मंथली करें, और लास्ट में जब एग्ज़ाम देना हो तो उस समय जो है ना जो इंटेंसिव जो रिवीजन होता है वो करें। बहुत आसान है, कोई ये नहीं। हम कम से कम 200 से अधिक एग्ज़ाम दिए हैं और उनमें से 50% में हमारी सफलता सुनिश्चित हुई। पहले रेलवे का एग्ज़ाम देते थे तो यही हमारा तरीका था, और कोई भी एग्ज़ाम में बैठते थे हो जाता था। मुझे मलाल सिर्फ इसलिए है कि मैं आईएएस नहीं बन सका, यूपीएससी का एग्ज़ाम नहीं निकाल पाया। इसके लिए हमारी पारिवारिक परिस्थितियाँ, हमारा सर्विस में होना, ये सब जिम्मेवार था कि कभी भी हम उस ओर फोकस नहीं हो पाया। जी। आज मुझे लगता है कि आप फोकस। कुछ और बताना चाहेंगे स्टूडेंट्स को जो अधिकारी बनना चाहते हैं और इस तरह की रुकावटों से दो चार होते हैं? देखिए, मैं विद्यार्थियों को यही कहना चाहता हूँ कि भाई ये जीवन एक बार मिला है और इसको शानदार तरीके से अगर जीना है तो आपके पास एक सपना होना चाहिए। और जैसा कि कलाम साहब बोलते हैं कि सपने वे नहीं जो हम सोते हुए देखते हैं, बल्कि सपने तो वे हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। उस ड्रीम के पीछे हमें मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का फेक ड्रीम होते हैं। सपना तो बहुत देख लेता है, बड़ी बड़ी सपने देख लेते हैं, लेकिन उस सपने को अगर पूरा करना है तो उसके लिए आपको सही दिशा में लगातार, सतत और निरंतर कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग परिश्रम करते हैं लेकिन गलत दिशा में करते हैं। दिशा भी सही होना चाहिए, परिश्रम भी लगातार होना चाहिए। कोई अगर मोटिवेट हो गया तो सनक चढ़ गया, सनक गया दिमाग, वो 24 घंटा पढ़ा, या 24 कोई भी किसी भी क्षेत्र में, बिजनेस, व्यापार, खेल जगत हो या संगीत का क्षेत्र हो, कला का क्षेत्र हो, 24 घंटा मेहनत किया, फिर अगला दिन से उसका मोटिवेशन डाउन हो गया। तो हम कहते हैं मोटिवेशन भी ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ डिसिप्लिन ज़रूरी है। क्योंकि मोटिवेशन शुरुआत में उसका एम्पलीट्यूड काफ़ी हाई रहता है, बाद में धीरे धीरे डाउन हो जाता है। और जो डिसिप्लिन होता है वो सतत रूप से निरंतर चलते हुए, जैसे स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, कछुआ और खरगोश की कहानी सुने होंगे कि किस तरह से खरगोश को घमंड आ गया और कछुआ धीरे धीरे चलते हुए भी अपना रेस को जीत लिया। तो ठीक उसी प्रकार है कि विद्यार्थियों के पास अगर ड्रीम है और उस ड्रीम को आप पहले ये जाँच लें कि हम में मेहनत करने का मादा है कि नहीं, हमारे अंदर वो जज्बा और जुनून है कि नहीं, हम सही दिशा में मेहनत कर सकते हैं कि नहीं। और अपने सीनियर्स का मार्गदर्शन, चूँकि हमारे भारतीय समाज में गुरु की भूमिका प्रारंभ से, प्राचीन काल से रही है, 10,000 साल से रही है, आज भी है। तो मार्गदर्शन की भूमिका तो रहेगी। कोई अगर कहता है कि मैं बिना मार्गदर्शन के तैयारी करके ये बना वो बना, तो वो पता नहीं उसके अंदर की कुछ शक्ति होगी। मुझे तो ऐसा झूठ लगता है, क्योंकि मैंने भी यहाँ तक पहुँचा, मैंने कभी कोचिंग में क्लास नहीं किया, लेकिन मैं उन सारे सीनियर्स का, उन सारे गुरुजन का शुक्रगुजार हूँ, उनके प्रति नतमस्तक होता हूँ जिन्होंने मुझे बिल्कुल सही तरीके से मार्गदर्शन किया, उन्होंने बताया, जिसके सहारे मैं इतना दूर तक पहुंच पाया हूं। इसलिए मार्गदर्शन होना चाहिए। 3-4 चीज़ें हैं, सही दिशा होना चाहिए, मेहनत होना चाहिए, मार्गदर्शन होना चाहिए, सपना होना चाहिए और कठिन परिश्रम होना चाहिए, क्योंकि कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। जी, हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया सर। जी, धन्यवाद। तो ये थे कंचन कैरियर एकेडमी के गुरु मेंटर उमेश दास जी, जिन्होंने छात्रों को 7 मंत्र तो दिए ही, इसके अलावा भी इन्होंने सफलता के कई मंत्र दिए, और सचमुच मैं भी इनके इस मंत्र से अभिभूत हो गया। अगर आप इसे अपने जीवन में अपनाएंगे तो निश्चित तौर पर सफलता आपकी कदम चूमेगी। योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज़, पटना।